हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हम जो क्लास 12 मैथ का ये 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा मैट्रिक्स रहेगा। आज की जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल हमारी 0 लेवल से रहेगी। हम 0 लेवल से NCERT बेस्ड जो आपकी बुक है यूपी बोर्ड में चलती है, मैं उसका हर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आज की। तो पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि आव्यूह क्या है, आव्यूह की प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज हम सॉल्व कराएंगे। क्लियर? तो पहले आज की समझते हैं आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, आव्यूह का फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो आज आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालिएगा आव्यूह। ठीक है, आव्यूह की परिभाषा पहले समझते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। इसकी परिभाषा पूछता नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा फिर भी आनी चाहिए। क्या होती है इसकी परिभाषा? बस 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। हाँ, क्या इसकी परिभाषा है? थोड़ा हम इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं, फिर इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे। क्लियर हुई बात? आइए एक परिभाषा हम देखते हैं क्या है। आव्यूह किसे कहते हैं? तो आव्यूह किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। संख्याओं में कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो वास्तविक संख्याएँ हो सकती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? संख्याओं और अथवा फलन भी हो सकते हैं। संख्याएं अथवा फलनों। ठीक है, फलनों के आयताकार आयताकार सारणी को क्या लिख रहे हैं? आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या है? संख्याओं में कौन कौन सी हो सकती है? या तो काल्पनिक संख्या हो सकती है, या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, या तो रियल नंबर हो सकते हैं, या तो इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। और इसके आयताकार सारणी को हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। ठीक, पहली बात समझ लीजिए, आव्यूह को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद रखते हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट हमने लिया है, इसका प्रतीक है, ये आव्यूह का क्या है? सिंबल है, ये प्रतीक है। इस बड़े ब्रैकेट में अगर ऐसा कहीं सिंबल लगा हो तो इसका मतलब यही है कि ये आव्यूह टॉपिक से संबंधित बात कही जा रही है। क्लियर हुई? अच्छा, देखते हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने बात कही है। इसमें संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आव्यूह से बात कही जा रही है और आव्यूह से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है। क्लियर हुई बात? अच्छा, देखते हैं अब ये 1 2 3 4 हैं क्या। ठीक, जो पहली बात लिखी है ये 1 2 और 3, ये क्या है? ये हमारे पास इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्लियर हो रही? अच्छा, ये जो लिखा हमारे पास है 1 4 7, ये क्या है? ये स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। बात समझ में आ रही? देखिए 1 2 3 जो है इसे बोलते हैं इंग्लिश में रो, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। और जो 1 और 4 7 है, 1 और 4 7 है, इसे बोलते हैं स्तंभ, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। बात समझ में आ रही? क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अब अच्छा देखिए, इसमें कितने कॉलम हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला हमारा ये रो 1 है, इसे क्या बोलते हैं? रो 1। हम लोग समझने के लिए R लिख देते हैं। रो 1 है। ये क्या है? रो 2 है। ये क्या है? रो 2 है। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही? ये क्या है? रो 2 है। ठीक है, ये क्या है? रो 3 है।
ठीक। इसी तरह से अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम 2 है, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये C1 है। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही? बोलिए, आव्यूह की परिभाषा आप लोग समझ पाएँ? मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा से आव्यूह को समझाया है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आव्यूह की परिभाषा और जो मैंने उदाहरण दिया है ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा। हाँ, नोट कीजिए भाई आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आव्यूह का क्रम। क्या? आव्यूह का क्रम, ठीक, या कोटि बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? आव्यूह की कोटि क्या होती है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 2 4 5 6, ठीक है, ये मैंने एक आव्यूह लिया है 2 4 5 6, ठीक है। इसकी कोटि क्या होती है ज़रा समझिएगा। इसकी कोटि ये होती है, जैसे मैंने लिखा है, पहली बात समझ लीजिए, ये I है और ये क्या है, J है। ये क्या है, J है। क्लियर हुई बात ही नहीं? जो I है, पहले मैं देखो थोड़ा सा, ये I है और ये क्या है, J है। ये जो होता है ये पंक्ति होता है, I पंक्ति को प्रदर्शित करता है और J जो होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं ये बात ऐसे भी लिखी होती है M×N के फॉर्म में। क्या लिखी थी? M×N के फॉर्म में। तो M का मतलब होता है रो और N का मतलब होता है कॉलम। क्लियर हुई बात? ये बात समझ गए कि नहीं समझ? भाई अगर IJ लिखा है इसके सफिक्स में तो इसका मतलब I पंक्ति को प्रदर्शित करता है और J स्तंभ को प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें कितनी, जो मैंने आव्यूह लिया है इसमें कितने स्तंभ हैं और कितनी क्या है, पंक्तियां हैं। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं हम, ये 2 और 4, ये हमारे पास पहला क्या है, रो 1 है, पंक्ति है, क्या है, पहली पंक्ति है। और ये 5 जो 6 है ये क्या है, दूसरी पंक्ति है। ये क्या है, दूसरी पंक्ति। अगर 2 और 5 की बात करें तो ये पहला हमारे पास क्या है, स्तंभ है। अगर 4 और 6 की बात करें ये दूसरा हमारे पास क्या है, स्तंभ है। इसका मतलब इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। टोटल एलिमेंट क्या है, 4 है। बोलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया? बात समझ में आ रही? ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। कुल मिला के इसमें 2x2 का ऑर्डर है। क्या है, 2x2 का ऑर्डर है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। देखिए इसमें भाई ये पहली पंक्ति हमारे पास है, क्या है, ये रो 1 है। ये दूसरी पंक्ति हमारे पास है, इसे बोलते हैं R2 मतलब रो 2, इसे बोलते हैं रो 3, ठीक। ये हमारे पास 1 4 7 ये पहला हमारे पास कॉलम है। ये 2 5 8 ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। C2 3 6 9 ये हमारे पास तीसरा कॉलम है C3। अगर इसमें बोले कि I और क्रॉस J क्या होगा तो आप बताएंगे कि इसमें 3 क्या हैं, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। टोटल 9 एलिमेंट हैं। क्लियर हुई? एक मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए 1 2 3 और ये 4 और 5 6, ठीक। इसमें अगर बात करें कितनी पंक्ति हैं तो आप लोग देखिए, ये पहली पंक्ति हो गई भाई R1 हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, इसे क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। क्लियर हो गई? ये 1 और 4 जो है पहला हमारे पास कॉलम है। 2 5 जो है हमारे पास ये दूसरा कॉलम है। 3 6 जो हमारे पास ये तीसरा कॉलम है। अगर इसमें बोले भाई होता क्रम क्या होता, I क्रॉस J होता है। I काहे को प्रदर्शित करता है, I पंक्ति को प्रदर्शित करता है। तो कितनी पंक्ति हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 हो गया। J जो होता है स्तंभ को प्रदर्शित करता है, काहे को, स्तंभ को। तो कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो ये 2x3 इसका क्या होगा, ऑर्डर। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। बोलिए बात समझ में आ रही? बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलिए, अरे बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लूँ 1 2, एक मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये एग्जांपल मैंने ऐसे लिया है, ये एग्जांपल मैंने क्या लिया है, ऐसे लिया है। अब देखते हैं इसमें पंक्ति कितनी है। भाई 1 2 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया R1 हो गया। 3 4 क्या हो गया हमारे पास, R2 हो गया। 5 6 क्या हो गया, ये हो गया R3 हो गया। क्लियर हो गया? ये क्या है,
R3 है। 1 3 5 क्या हो गया हमारे पास C1 है ना, और 2 4 6 क्या हो गया है, ये हमारे पास C2 है। हमारे पास होता है I क्रॉस J। I किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को प्रदर्शित करता है। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पंक्ति कितनी है, 3 है। और J जो होता है हमारे पास स्तंभ को प्रदर्शित करता है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो स्तंभ कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, तो टोटल एलिमेंट क्या हो गए, 6 हो गए। क्लियर हो रही। अब देखिए अगर इसकी हम कंपैरिजन करें तो टोटल एलिमेंट 6 हैं। क्या है, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, लेकिन इसका ऑर्डर 3x2 है और इसका ऑर्डर 2x3 का है। बोलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। इससे हल्का आप समझी अगर नहीं पाएँ तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ी समस्या है मैथ में, आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं। इससे हल्के से समझा ही नहीं सकता आपको कोई। मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इन 4 एग्जाम्पल से अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए आपको बहुत बड़ी समस्या है मैथ में, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। क्लियर हुई। हाँ, नोट कीजिए, चारों एग्जाम्पल को आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है। हाँ ठीक, इसके बाद नोट कीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं इसका प्रतीक कैसे समझते हैं। प्रतीक देखिए, प्रतीक कैसे समझते हैं। जैसे हम एक आव्यूह ले रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये हमने क्या लिया है, एक आव्यूह लिया है। क्या लिया है, एक आव्यूह लिया है। बात समझ में आ रही, एक आव्यूह लिया है। पहले आप लोग बताइए कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं। तो देखिए ये भाई हमारे पास ये हो गई R1 हो गई, ये हमारे पास R2 हो गई, ये हमारे पास R3 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास C1 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया, ये हमारे पास C3 हो गया। क्लियर, ये C3 हो गया। मतलब पंक्ति और स्तंभ कितने हो गए, 3x3 का ये मैंने क्या लिया है, ऑर्डर लिया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 3x3 का है। इतनी बात समझ गए। हाँ, इसको हम मिटा रहे हैं, इससे मतलब नहीं, हमने समझा दिया आपको। हाँ, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हैं क्या, ये आव्यूह को प्रदर्शित करने वाले अल्फ़ाबेट हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं ये एलिमेंट हैं। क्या है, आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए एलिमेंट हैं। अच्छा, A11 जो होता है वो हमारे पास, इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब देखो इसी में समझा रहा हूँ। ये भाई हमारे पास पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है, ये पंक्ति नंबर क्या है, 3 है। ठीक, ये हमारे पास स्तंभ क्या है, ये हमारे पास स्तंभ नंबर 1 है। ठीक है, ये स्तंभ क्या है, 2 है, ये तीसरा स्तंभ है। अब देखिए A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति में आता है और पहले स्तंभ में आता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। जो A11 है ये कहाँ आता है, ये भाई पहली पंक्ति में आता है। तो पहली पंक्ति हमारी यही तो है, देखिए ये पहली पंक्ति में है और ये हमारे पास पहले स्तंभ में आता है। देखिए जो गोले में फंस जाए, जो इस स्क्वायर के अंदर फंस जाए, उसका वही प्लेस कहलाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। जैसे आपसे मैं पूछ दूँ A22, जैसे मैं पूछ दूँ A22, क्लियर हुई बात। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारे पास, जो 2 है ये पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, ये 2 है ये पंक्ति है, और ये 2 जो है ये स्तंभ है। बात समझ में आ रही। अब इसका मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ,
क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अच्छा, दूसरी पंक्ति हमारे पास कौन सी है भाई, दूसरी पंक्ति हमारे पास ये वाली है, ठीक है, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली है। और दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। अब बीच में फंसा क्या, ये 22। अगर आपसे पूछ देता है कि 22 क्या है, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अभी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इसका बेसिक समझिएगा क्या है, फिर हम इसके एक्सरसाइज जब करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ज़रा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये मैंने लिखा। अब इसमें से पूछ रहे हैं हम A22 क्या है, A22 क्या है। अब A22 का मतलब हो गया कि दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया। भाई देखिए, ये दूसरी पंक्ति ये है, ठीक है, और दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये। तो बीच में फंसा क्या, 5। तो A22 की वैल्यू जो होगी, A22 का जो मान होगा वो क्या होगा, 5 होगा। बोलिए, समझ गए बात समझ में आ रही। हाँ, ये जो मैंने प्रतीक बताया है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसकी सहायता से हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई बात। हाँ, थोड़ी बात और समझ लीजिएगा। A22 चिन्ह सहित हम कभी कभी रखते हैं, तो चिन्ह क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, A11। अच्छा, 11 को जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 का मतलब हो गया सम। क्या मतलब हो गया, सम। अच्छा, यहाँ पर लिखा है A12, तो 12 का मतलब 1 + 2, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, इसका मतलब क्या हो गया, विषम। ठीक है, जहाँ पर जोड़ने पर सम आए वहाँ पे प्लस लिख देना, जहाँ पर जोड़ने से विषम आए वहाँ पर माइनस लिख देना। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही। देखिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सम, 1 1 2 हो गया, तो ये हो गया सम। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। क्लियर हो रही बात। यहाँ पर क्या रहेगा, 1 और 2 कितना होता है, 3 क्या है, विषम है, तो ये क्या रहेगा, माइनस का। ठीक है, ये 1 और 3 कितना होता है, 4 क्या है, सम है, तो ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्लियर हो रही बात नहीं। ये 1 और 2 क्या होता है, 3 क्या है, विषम है, तो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। क्लियर हुई बात नहीं। ये 2 और 2 कितना होता है, 4 क्या होता है, सम होता है, तो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। ये 2 और 3 कितना होता है, 5 क्या होता है, विषम, तो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, 3 और 1 कितना होता है, 4 क्या है, सम है, तो इसलिए क्या रहेगा, प्लस रहेगा। 3 और 2 क्या है, 5 है, 5 क्या है, विषम है, तो इसलिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 3 और 3 क्या है, 6 क्या है, सम है, तो इसलिए क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इनको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। ये इसके क्या है, चिन्ह है, ये क्या है, इसके चिन्ह है। ठीक है, साइन है। ठीक, आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं, पहला प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस हो गया, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस। मतलब अल्टरनेट मुझे चलना है, ये भी एक क्रम है, इसका याद रखना। देखिए, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस हो गया, ठीक, फिर अगला माइनस है तो इसका मतलब अगला प्लस होगा। ये प्लस लिख चुके हैं तो माइनस होगा, माइनस लिख चुके हैं तो प्लस होगा, प्लस लिख चुके हैं तो माइनस होगा, माइनस लिख चुके हैं तो प्लस होगा, प्लस लिख चुके हैं तो माइनस होगा, माइनस लिख चुके हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। ये भी एक याद करने का तरीका है। क्लियर हुई बात समझ में आ रही। ये आप लोग नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल इस मैट्रिक टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा और टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। क्लियर, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक एक पॉइंट में समझाऊँगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपकी निगाहों से हट जाए, आपका मन उबेगा नहीं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आव्यूह के प्रकार, ठीक। हेडिंग लिखिएगा, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग लिखिएगा आप लोग, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स है क्या, देखिए सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। क्या, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स,
ठीक है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर इसकी परिभाषा भी तो लिखाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने एक आव्यूह लिया है, ये मैंने क्या लिया है? आव्यूह लिया है। ठीक, अब इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं ये समझते हैं। तो देखिए पंक्ति हमारे पास ये है, एक ये है R1 और ये क्या है? R2। ठीक है, तो पंक्ति कितनी है? 2 हैं। और स्तंभ कितने हैं? ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा आव्यूह, परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा आव्यूह, ठीक, जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा और पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या? स्तंभों की संख्या ज़्यादा, जिसमें स्तंभों की संख्या है ना, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या हमने लिखा? स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। क्लियर हुई बात? नोट कीजिए आप लोग। दूसरी हेडिंग लिखिए आप लोग मेरे साथ, दूसरी हेडिंग लगाइए। ये क्षैतिज आव्यूह हो गई। अगली हेडिंग लिखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर, क्या? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, सॉरी, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। हाँ ठीक है, अगली हेडिंग लिखिएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? देखिए मैं पहले इसकी परिभाषा लिखूँ। ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है, इसमें क्या होता है? जो पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या से क्या होती है? ज़्यादा होती है। आप लोग लिख लेना, पंक्तियों की संख्या ग्रेटर देन स्तंभ। ठीक है, इस प्रोसीजर को आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो मैंने लिखा है, बोलिए, जो मैंने लिखा है इसको समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है, हमने लिखा पंक्तियों की संख्या ग्रेटर देन स्तंभ की संख्या। इसका मतलब क्या है? पंक्तियों की संख्या बड़ी होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी? छोटी होगी। मतलब इसमें क्या होंगे? पंक्ति ज़्यादा होंगी, स्तंभ कम होंगे। अब पंक्ति ज़्यादा कैसे होंगी? देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए पंक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो गया? हमारे पास पंक्ति कितनी हो गई? देखिए ये हमारे पास रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। ठीक है, ये पंक्तियाँ हो गई। और स्तंभ क्या हो गया? ये हमारे पास C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो पंक्ति हो गई 3 और स्तंभ कितने हो गए? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x3 सॉरी, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? बात समझ में आ रही? हाँ, नोट कीजिए फटाफट। ये हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अगली हेडिंग लिखिए वर्ग आव्यूह। थर्ड नंबर क्या है? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें देखिए पंक्ति कितनी है? 3 है और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। मतलब सेम नंबर ऑफ रो। क्या लिखेंगे? सेम नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम। क्या? सेम नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ कॉलम।
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो उस आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो, बात क्लियर हुई? हाँ, अगर क्लियर हुई हो तो आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ। क्या नोट करते रहिए? फोर्थ नंबर लिखिएगा आप लोग, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? देखिए, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो। लिखिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों, क्या लिखना है? पंक्तियों की संख्या एक हो। क्या हो? एक हो। उसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3, ठीक है। देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है? सिर्फ एक की पंक्ति है, और कॉलम कितना है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पंक्ति 1 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 3 हो गए। बात समझ में आ रही है? बोलिए, कितनी सिंपल लैंग्वेज है। अरे यार, कितनी सिंपल लैंग्वेज है। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। देखो, 1 2 3 लिखा, ये पंक्ति क्या है? 1 है, कॉलम है 1 2 3 कॉलम है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? हाँ, नोट करते रहिए आप लोग, नोट करते रहिएगा मेरे साथ। नोट जरूर कीजिए आप लोग। नोट करेंगे तो मज़ा बहुत आएगा, पढ़ने में मज़ा वाकई में आता है। आप पढ़ाई कीजिए, सच में मज़ा आता है, खुराफात नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, पंक्ति आव्यूह हो गया 5वां नंबर। पंक्ति आव्यूह, उसके बाद स्तंभ आव्यूह होता है। स्तंभ आव्यूह इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है भाई? एक ऐसा आव्यूह होना चाहिए जिसमें पंक्ति के लिए बात करें तो एक पंक्ति होती थी, और कॉलम का पूछे तो उसमें एक स्तंभ होना चाहिए। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या, क्या ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो? क्या हो? एक स्तंभ हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 1 2 3, ठीक है। क्या? 1 और 2 3। देखिए, अगर रो बोलते हैं तो ये होगा रो 1, ये अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया? रो 2 हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? रो 3 हो गया, ठीक। इसमें 3 रो हैं। कितने रो हैं? 3 रो। अगर कॉलम की बात करें तो सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है, ठीक है। अगर इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पंक्ति कितनी हो गई? 3 हो गई, और कॉलम क्या हो गया? 1 हो गया। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 5वां नंबर हो गया। अगला नोट कीजिए भाई इसको, ठीक है। नोट कीजिए 6 नंबर, नोट कीजिए 6 नंबर है शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं या रिक्त बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसे आप लोग। शून्य बोलिए, रिक्त बोलिए, इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसा आव्यूह, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ऑल एलिमेंट इज जीरो। क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड बाई जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहेंगे, रिक्त आव्यूह कहेंगे। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है इकाई आव्यूह। क्या? इकाई या तत्समक। आइडेंटिटी आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको दोनों नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, देखिए पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके द्वारा समझिएगा। जैसे मैंने लिया है जीरो। क्या लिया है? जीरो नहीं लेते हैं हम, इसको ऐसा समझते हैं, पहले लेते हैं 1
0 0 1। ठीक है, मैंने एक आव्यूह लिया है 2x2 का। क्या लिया है? 2x2 का मैंने एक आव्यूह लिया है। ठीक, देखिए हम बात करते हैं इकाई आव्यूह की। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए इकाई आव्यूह का जो मेन विकर्ण होता है, जो मेन विकर्ण होता है वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। मेन विकर्ण क्या होता है भाई? एक होता है। और एलिमेंट क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? मतलब इसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण क्या होता है? एक होता है। और जो बाकी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? वो शून्य होते हैं। ठीक है, इसका मेन विकर्ण क्या होता है? शून्य होता है। और सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। क्लियर? 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ 0 ही होंगे। और मेन विकर्ण क्या होगा? एक एक हो सकता है। ये मैंने 2x2 का ऑर्डर लिया है, एक आव्यूह लिया है। मैं एक दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। जैसे मैंने लिखा है 1 0 0। ठीक, फिर लिखा 0 1 0, फिर लिखा 0 0 1। देखिए ज़रा इसमें देखें, ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया है। इसका मेन विकर्ण क्या है भाई? देखिए 1 है। मेन विकर्ण क्या है? 1 है। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही? और एलिमेंट क्या है? 0 है। और एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसका मेन विकर्ण क्या होगा? 1 होगा। और सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? हाँ, अगर क्लियर हुई तो आप लोग नोट कीजिए, इसकी परिभाषा नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछ लेता है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बनते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ, नोट कीजिए। हाँ, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। अगली हेडिंग लिखिएगा 8 नंबर, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें होता क्या है? देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 2 0 0 3। ये हमने एक 2x2 का लिया है और एक 3x3 का ले रहे हैं। लिख रहे हैं हम 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, ये मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है, आव्यूह लिया है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयव कुछ भी हो सकते हैं। उसके अवयव कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं। मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन और जो एलिमेंट होंगे वो सब शून्य ही रहेंगे। बात समझ में आ रही? और एलिमेंट क्या होंगे? शून्य ही रहेंगे। क्लियर हो सकते हैं? ये जो मेन विकर्ण होता है ये इसका सेम नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें इकाई आव्यूह में हमने बताया था इसका मेन विकर्ण सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होता है? इसमें जो विकर्ण होता है, मेन विकर्ण होता है, इसमें सारे विकर्ण के एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। और जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? शून्य ही होंगे। ठीक, शून्य के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। हाँ, इसको आप समझ लीजिए, परिभाषा नहीं पूछता है, सिर्फ इससे क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए। ठीक, ये कभी कभार ऑप्शनल में पूछ लेता है कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। तो विकर्ण आव्यूह याद रखना कि इसका मेन जो विकर्ण होता है उसके एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। और अदर एलिमेंट क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्लियर? 9 नंबर, अदिश आव्यूह। क्या? अदिश आव्यूह क्या है? अगली हेडिंग हमारे पास अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है? देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये लिखा है 2 0 0 2। ठीक, ये हमने एक 2x2 का हमने एक वो लिया है, आव्यूह लिया है। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ये लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक, ये बात समझिएगा ज़रा। ये हमने क्या लिया है? एक एग्जांपल लिया है 3x3 का। क्या लिया है? 3x3 मैट्रिक्स का हमने एक एग्जांपल लिया है। अब देखिए अदिश आव्यूह होता क्या है? अदिश आव्यूह में जो मेन विकर्ण होता है उसके एलिमेंट सेम होते हैं।
उसके एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। या तो 2-2 हो सकता है, या तो 3-3 हो सकता है, जैसा कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में लिया है। या तो 2-2 हो सकता है, या तो 3-3 हो सकता है, या तो 4-4 हो सकता है, या तो 5-5 हो सकता है, या तो 6-6 हो सकता है। बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? अदिश आव्यूह समझ में आया? अदिश आव्यूह क्या होता है कि इसका जो मुख्य विकर्ण होता है वो समान संख्या वाला, समान एलिमेंट वाला तत्व, समान एलिमेंट होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के समान एलिमेंट होने चाहिए, और सब क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। क्लियर हुई बात है नहीं? ये अदिश आव्यूह है। ठीक, तो ये इसका था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी था। आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ ठीक है, नोट हो गया। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।